So last time we studied the transformation of signals, the transformation of independent and dependent variable. Can somebody tell me what is independent variable? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? अभी लास्ट टाइम हमने ये स्टडी किया है. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था. तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एनीवन? सर कोई ऐसा वेरिएबल जो कि किसी और पर डिपेंड नहीं करता. जैसे अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो टाइम टी है, टाइम टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ टी जी, है, दैट इज वो डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल को रेंज भी कहते हैं, और और जबकि इंडिपेंडेंट को डोमेन भी कहते हैं. डोमेन भी कहते हैं. ठीक है. Now properties of signals. We will see some properties of signals. The sum of two even signals is even. इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल हमने पढ़ा है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इवन और ऑड सिग्नल की? कैसे पता चलता है कि हमारे पास इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है? जस्ट टू रिमाइंड, रिफ्रेश योर मेमोरी. If x of t is equal to x of minus t, this is called इवन सिग्नल. even signal. And what is odd signal? If x of t is equal to minus x of minus t. ठीक है, इसकी हमने एग्जांपल्स भी स्टडी की थी. ठीक है. So sum of two even signals is even signal. The sum of two odd signals is odd signal. The sum of, किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये शायद आपकी क्लास में क्वेश्चन किया था किसी ने. किसी ने क्वेश्चन किया था कि कैन अ सिग्नल बी नॉट इवन नाइदर ऑड, यानी एक सिग्नल ऐसा भी हो सकता है कि वो ना इवन हो ना ही ऑड हो? तो यस, ऐसा हो सकता है. द सम ऑफ एन इवन फंक्शन या इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल या ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन और नॉर ऑड. यानी अगर हम दो सिग्नल्स, एक इवन सिग्नल ले लें और एक ऑड सिग्नल ले लें और उसका सम ले लें, तो दैट विल बी नाइदर इवन नॉर ऑड. ठीक है. तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि ये एक एग्जांपल हो सकती है. इसी तरह द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल इज इवन. द ये इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल इज नॉट ऑड. द प्रोडक्ट ऑफ टू odd signal is even.
दो ऑड मिलके उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इवन हो जाते हैं। जैसे माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो ये क्या हो जाता है, प्लस। ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह दो अगर ऑड सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें, odd signal multiplied by odd signal, odd signal multiplied by odd signal is even signal। ठीक है जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम सिग्नल को उसकी कुछ एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। Every function x has a unique representation of the form x of t is equal to x of even t और x of odd t। यानी हम फंक्शन को या सिग्नल को इवन और ऑड फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी उसके दो पार्ट्स बना सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम एक सिग्नल को डिवाइड करना चाहें दो पार्ट्स में, तो एक उसका इवन पार्ट होगा और दूसरा उसका ऑड पार्ट होगा। ये भी हो सकता है कि ऑड पार्ट ज़ीरो हो और सिर्फ हमें इवन पार्ट मिल जाए। ये भी हो सकता है कि इवन पार्ट ज़ीरो हो और हमें सिर्फ ऑड पार्ट मिल जाए। लेकिन फंक्शन को हम या इस सिग्नल को इवन और ऑड कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं या डिकम्पोज कर सकते हैं। ये समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। क्वेश्चन के आंसर भी सिर्फ सीआर ही देती है, बाकी कोई और बोलता भी नहीं है। तो आप अगर बोलेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। जी सर, समझ आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो यू कैन आस्क, आई विल रिपीट दैट अगेन। ठीक है, ओके सर। ये फार्मूला। अच्छा, अब इवन और ऑड पार्ट्स कैसे फाइंड करते हैं? ये फार्मूलाज हैं इवन और ऑड पार्ट्स फाइंड करने के। ये मैं वो पेंट पे नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बड़े आसान फार्मूलाज हैं। एक्स ऑफ इवन टी, इवन सिग्नल फाइंड करने के लिए, इवन पार्ट फाइंड करने के लिए हाफ एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। और एक्स ऑफ ऑड टी फाइंड करने के लिए, यानी ऑड पार्ट फाइंड करने के लिए हाफ एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस, यानी इवन पार्ट में प्लस आता है और ऑड पार्ट में यहाँ पे माइनस आता है। सिर्फ ये इसमें डिफरेंस है इवन पार्ट में और ऑड पार्ट में। ठीक है, द फंक्शन एक्स ऑफ ई ऑफ टी and x of odd t are called the even part and odd parts of x respectively। ठीक है, इसको हम आमतौर पे इस तरह भी लिखते हैं क्योंकि ई से पता नहीं चलता आमतौर पे क्या है या ओ से पता नहीं चलता कि आमतौर पे क्या है। इसको इस तरह भी लिखते हैं, इवन पार्ट ऑफ एक्स और ऑड पार्ट ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे फाइंड करेंगे कि इस सिग्नल को वैसे ले लें माइनस उस सिग्नल का रिवर्स फॉर्म लेके, या उसका, इसको क्या कहते थे, एक्स ऑफ माइनस टी को रिवर्सल, टाइम रिवर्सल। तो उस फंक्शन का टाइम रिवर्सल लेके उसमें उसमें माइनस कर दें,
एक्स ऑफ टी में से उसका रिवर्सल माइनस कर दें और हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक्स ऑफ ओ टी आ जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे आगे जाके। ये एक थ्योरम है जो आपने याद रखना है, सिर्फ ये याद रखने वाली बात है कि लेट x1 एंड x2 बी टू पीरियोडिक फंक्शंस विद फंडामेंटल पीरियड्स t1 एंड t2। पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं या पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं? जो कि टाइम के साथ अपने आप को इक्वली रिपीट करते हैं। हाँ जी, ये देखें, सिर्फ सी आर आंसर दे रही है, बाकी सारी क्लास खामोश है। मेरा ख्याल है किसी को समझ नहीं आ रही सो सी आर के। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, कोई और बताए? सर वही जो खास टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो। हाँ जी, टाइम टी के बाद रिपीट, टी के बाद रिपीट हो। इसमें हमने लिखा है x1 लिखा है, तो x1 जो है वो t1 के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसका फंडामेंटल पीरियड अपने क्या लिखा है, t1। फंडामेंटल पीरियड क्यों कहते हैं, सिर्फ पीरियड क्यों नहीं कहते? फंडामेंटल पीरियड इसलिए कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर विच द सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ। यानी आपको पता है ना कि पीछे हमने भी पढ़ा था पीरियोडिक सिग्नल में कि वो अपने आप को t1 के बाद रिपीट करता है, 2t1 के बाद भी रिपीट करता है। यानी एक पीरियोडिक सिग्नल अपने आप को, अगर फर्ज करें उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड 1 है, t1 है, t है, चलें फर्ज करें t है, तो ये अपने आप को t के बाद भी रिपीट करेगा, ये अपने आप को 2t के बाद भी रिपीट करेगा, ये अपने आप को 3t के बाद भी रिपीट करेगा, 4t के बाद भी रिपीट करेगा, एंड सो ऑन। तो इसका t भी टाइम पीरियड है, 2t भी टाइम पीरियड है, 3t भी टाइम पीरियड है, 4t भी टाइम पीरियड है, एंड सो ऑन। लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, वो t होगा। फंडामेंटल टाइम पीरियड जो है वो इसका t होगा। ठीक है, तो t let x1 and x2 be two periodic functions with fundamental time periods t1 and t2। यानी x1 का टाइम पीरियड जो है वो t1 है और x2 का टाइम पीरियड जो है वो t2 है। देन द सम y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। यानी दो सिग्नल्स को हम ऐड कर दें, दो पीरियोडिक सिग्नल्स को अगर हम ऐड कर दें, तो इसका जो सम होगा, सम इज y is a periodic function if and only if the ratio t1 by t2 is a rational number that is quotient of two integers। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो सिग्नल ले लें, दो पीरियोडिक सिग्नल ले लें, कोई भी दो पीरियोडिक सिग्नल ले लें x1 और x2, जिनके फंडामेंटल टाइम पीरियड्स t1 और t2 हैं, और उन दो फंडामेंटल दो सॉरी दो सिग्नल्स को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, दो सिग्नल्स को ऐड करके अगर हम y सिग्नल ऑब्टेन कर लें, उसका सम जो है वो क्या, सम ले लें x1 और x2 का, और वो क्या होगा, y विल बी द सम ऑफ x1 एंड x2। तो y सम जो है वो पीरियोडिक तभी होगा इफ द रेशो t1 ओवर t2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब ये है कि ये दोनों इंटीजर्स हों, t1 और t2 इंटीजर्स हो। नहीं समझ आई मेरा ख्याल है।
थ्योरम में कहने का मतलब ये है कि लेट x1 इसमें मुझे वो नहीं करना आता, पेंट में वो अपर केस और लोअर केस अवेलेबल होता है, यानी नो सर, यानी इसको आप सब सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में ले जाएं, वो मेरा ख्याल है अवेलेबल नहीं इसमें नहीं होता, होता। इसमें नहीं होता। फिर इसको ये आपने याद ही रखना है, x1 and x2 two periodic signal with period t1 and t2, ठीक है। let y is equal to sum of x1 plus x2, so y will be periodic only if t1 divided by t2 is a rational number, that is t1 and t2 are integers। ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है, ठीक है जी। तो ये मतलब है, आगे ये आपको एग्जांपल दी हुई है, सपोज t1 over t2 is equal to q over r where q and r are integers and co-prime, that is no common factors, then the fundamental period of y is rt1 और इक्विवेलेंटली qt2, ठीक है। उसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, qt2 या rt1, क्योंकि t1 को अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये t2 उधर चला जाएगा, तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, qt2 या rt1, दोनों इक्वल हैं, rt1 इज इक्वल टू qt2। इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि rt1 इज इक्वल टू qt2, तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, rt1 और qt2, ठीक है। तो ये थ्योरम था एक भी, सिर्फ ये याद रखना है, इसमें कोई क्वेश्चन मुश्किल ही, इसमें तो न्यूमेरिकल मुश्किल ही बन सकता है, क्या हो सकता है बन जाए। अच्छा, राइट साइडेड सिग्नल, सिग्नल से जब ये राइट साइडेड, if for some finite real constant t naught the following condition holds, following condition holds का क्या मतलब है कि x of t is equal to 0 for all t less than t naught, यानी एक t naught ऐसा नंबर आ जाए जिससे आप पीछे पीछे सिग्नल 0 हो, तो उसे कहेंगे राइट साइडेड सिग्नल है, ठीक है। ये मैं रेस करने लगा हूँ।
ये मैं रेस करने लगा हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें। रेस कर दूं? जी सर, कर दी। अच्छा, राइट साइडेड सिग्नल क्या होगा? राइट साइडेड सिग्नल का उसका कहने का मतलब ये है तो राइट साइडेड सिग्नल क्या होगा? इफ फॉर सम कांस्टेंट वैल्यू t नॉट such that x of t is equal to 0, x of t is equal to 0 for t is less than t naught। इसी क्वेश्चन की समझ आई है सबको? यानी टी नॉट से पहले पहले अगर वो सिग्नल 0 हो जाए तो उसे हम कहेंगे वो राइट साइडेड सिग्नल है। ठीक है? A signal x to be said to be right सर नहीं sided समझ आई। if a signal x is said to be right sided if for some finite real constant t naught the following condition holds: x of t is equal to 0 for all t less than t naught। यानी ऐसा अगर हम ऐसा कोई कांस्टेंट ले लें, फर्ज करें हम ऐसा कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, टी नॉट को कोई वैल्यू दे देते हैं, लेट्स गिव अ वैल्यू टू टी नॉट, टी नॉट को -5 रख देते हैं। ठीक है, टी नॉट को -5 रख देते हैं। अब राइट साइडेड सिग्नल वो होगा जो लेफ्ट पे 0, ठीक है ना? राइट साइडेड सिग्नल वो होगा, ये इसी क्लास का है मियां उस्मान। जी सर। अच्छा, अब देखें राइट साइडेड सिग्नल क्या होगा? राइट साइडेड सिग्नल वो होगा जो हम किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट पे वो 0 हो, कोई भी वैल्यू हमें ऐसी मिल जाए जैसे टी नॉट इज इक्वल टू -5 या टी नॉट इज इक्वल टू -10 या टी नॉट इज इक्वल टू -15, कोई भी ऐसी वैल्यू हमें मिल जाए जिसके लिए लेफ्ट साइड पर सिग्नल 0 हो जाए, तो वो सिग्नल जो है उसे हम कहेंगे राइट साइडेड सिग्नल। ठीक है, अब समझ आइए? सर टी नॉट इज इक्वल टू -5 का इससे क्या कनेक्शन? यानी ये तो पूरा लेफ्ट साइड पे 0 नहीं होना चाहिए? नहीं, पूरे से क्या मुराद है आपकी? पूरा अगर फर्ज करें, पूरे से मुराद आपकी ये है सर यही कि टी नॉट से पहले भी 0 हो और टी नॉट के बाद भी लेफ्ट साइड पे 0 ही रहे।
पूरे से मुराद आपकी ये है, इसमें टी नॉट 0 है, इसमें देखें टी नॉट 0 है। ठीक है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका लेफ्ट साइड 0 है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्क सिर्फ ये है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये -5 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें अगर कोई ऐसा सिग्नल मिल जाए जिसमें कोई ऐसी वैल्यू हो सिग्नल की जिससे लेफ्ट साइड पे वो 0 हो। अब देखें इसके लेफ्ट साइड पे ये भी 0 है, लेकिन अगर फर्ज करें मैं एक और सिग्नल ड्रॉ करता हूँ, अब बताएं ये राइट साइडेड सिग्नल होगा? टी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब बताएं ये राइट साइडेड सिग्नल होगा? विल इट बी ए राइट साइडेड सिग्नल? नो, ये राइट साइडेड सिग्नल नहीं होगा। क्यों? सॉरी, ये हाँ, ये राइट साइडेड सिग्नल नहीं होगा क्योंकि राइट साइड पे ये 0 हो रहा है। राइट साइड पे ये 0 हो रहा है, ये लेफ्ट साइड सिग्नल है क्योंकि ये लेफ्ट पे जा रहा है। लेफ्ट पे ये 0 नहीं हो रहा, लेकिन राइट साइड पे ये 0 हो रहा है फॉर टी नॉट इज इक्वल टू 2। इसी तरह इस सिग्नल को अगर देखें तो ये सिग्नल जो है ये लेफ्ट साइड पे 0 हो रहा है लेकिन राइट साइड पे जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? राइट साइडेड सिग्नल। और ये कौन सा सिग्नल है? ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। ठीक है, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सर ये यूनिट स्टेप सिग्नल्स हैं? वो आगे पढ़ते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल तब होंगे जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, वो यूनिट स्टेप होगा। क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट स्टेप 1। वो आगे पढ़ते हैं। लेफ्ट साइड सिग्नल ही पता चल गया आपको क्या होते हैं। फाइनाइट ड्यूरेशन एंड टू साइड सिग्नल, अगर दोनों तरफ वो सिग्नल होल्ड करते हो और दोनों तरफ उनकी वैल्यूज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हो रही हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? वो टू साइडेड सिग्नल है। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल वो होते हैं कि a signal that is both left sided and right sided is known as finite duration, time limited। यानी वो बाउंडेड हो, बाउंडेड बाय सम इंटीजर्स टी नॉट एंड टी टू, उसे हम कहेंगे फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। ठीक है, बाउंडेड सिग्नल इसे ही कहते हैं। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल को बाउंडेड सिग्नल भी कहते हैं। सिग्नल एनर्जी एंड पावर, ये फार्मूले हैं, ये सिर्फ फार्मूले आपने याद रख लेने हैं कि अगर फर्ज करें मैं आपको एक सिग्नल दिया जाए एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये मैं रेस करने लगा अगर किसी ने, ये इसी क्लास का स्टूडेंट है? कौन सर? ये बख्तावर कुरैशी। जी सर, इसी क्लास की।
अच्छा, ये मैं रेस करने लगा हूँ। मियाँ उस्मान भी इसी क्लास का स्टूडेंट है? जी सर। अच्छा, मैं ये रेस करने लगा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ओके सर, कर ले इरेज। अगर फर्ज करें मैं आपको कोई सिग्नल दे देता हूँ, x ऑफ t इज इक्वल टू हाफ टू t। ये आपको मैंने सिग्नल दे दिया, तो सिग्नल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? इस फार्मूले से x ऑफ t स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल। इंटीग्रेशन आपने पढ़ी होगी। जी सर, पढ़ी हुई है। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दें, इस सिग्नल को इंटीग्रेट कर दें, स्केयर करके इंटीग्रेट कर दें, तो ये आपका सिग्नल एनर्जी आ जाएगी। फर्स्ट स्केयर इट एंड देन इंटीग्रेट इट, ये आपकी सिग्नल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, द सिग्नल एनर्जी कंटेन्ड इन द सिग्नल इज गिवन बाय द फार्मूला। ठीक है, a signal with finite energy is said to be an energy signal। अगर एक सिग्नल जो है उसको उसकी एनर्जी फाइनाइट आ जाए, यानी अगर हम उसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करें, लेकिन उसका आंसर हमें बाहिर तो लग रहा है कि अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, 2 मिनट रह गए हैं, इसके बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हम इस सिग्नल को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए ना, खासतौर पे इस सिग्नल के बारे में। इस सिग्नल को अगर हम इंटीग्रेट करके देखें तो हो सकता है आंसर इन्फिनिटी आए, तो इसका मतलब है उस सिग्नल में इन्फिनिट एनर्जी है। लेकिन अगर सिग्नल में फाइनाइट एनर्जी आ जाए, अ सिग्नल विद फाइनाइट एनर्जी, दैट इज नोन एज एनर्जी सिग्नल। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। द एवरेज पावर कंटेन्ड इन द सिग्नल इज गिवन बाय, इसमें हमने एवरेज पावर और एनर्जी में डिफरेंस सिर्फ ये है कि एनर्जी जो है वो ये बाद में आते हैं, ये थोड़ा सा लंबी बात है, दरमियान में कट जाएगी।